हेलो, गुड इवनिंग। हम लोग यूनिट 40 से स्टार्ट करेंगे, टैक्स लॉस करेंगे इसमें, और फिर उसके बाद एक उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करेंगे जिससे कि दोनों कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या ट्रांजेक्शन टैक्स देखना है और हमें जीएसटी देखना है। ठीक है, तो मेन इसके अंदर पॉइंट्स है, वो 3 पॉइंट्स है बस। चलिए, तो इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या होता है, जो हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या करना है, उनको कुछ टैक्स के प्रोविजंस है जिसको उनको इम्प्लीमेंट करना है या आप कह लीजिए फॉलो करना है। जैसे कि आपके टीडीएस, ठीक है, और आपका टीसीएस हो गया, और उसके अलावा जो हमारा नॉर्मल इनकम टैक्स होता है या जो हेड्स ऑफ इनकम है, क्या असेसमेंट ईयर होता है, वो सब चीजें हम लोग इसके अंदर करेंगे। देखिए, सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो रिलेटेड विद इनकम टैक्स जितने भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए, अकॉर्डिंगली हम लोग टैक्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर टैक्स कलेक्ट या पे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑडियो आ रहा है आप लोग को? चलो, मैडम आ रहा ठीक है सर। देखिए, फिर उसके बाद हमारा, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं इनकम का मतलब क्या होता है। इनकम इसके अंदर जो होती है वो इंक्लूसिव होती है, मतलब बहुत सारी वैरायटी ऑफ इनकम है जो इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। इसकी कोई भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है कि ये 4 मैंने कैटेगरीज बना दी और बस यही इनकम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, इसके अंदर इनकम चाहे वो लीगल इनकम हो चाहे वो इलीगल इनकम हो, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो जो हमारा एक, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो इनकम की जो डेफिनेशन होती है वो इंक्लूसिव होती है, कि उसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप होता है हर टाइप की इनकम को इंक्लूड करने का। फिर उसके बाद कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं असेसी, या आप कह लीजिए जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है या जिसके ऊपर ये कैलकुलेशन हो रही है, उस पर्सन को असेसी बोलते हैं। और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर के अंदर कैलकुलेशन होती है। इसमें क्या होता है, देखिए 2 ईयर्स होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर की, ठीक, तो प्रीवियस ईयर का मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलूं, सपोज 2022 से, और अब ये जो 23 अभी आएगा, ठीक है, ये जो ईयर है, या आप 21 और 22 ले लीजिए, ठीक है। अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक आपने जो भी अर्न किया उस पर्सन ने, जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जिस ईयर की आप इनकम ले रहे हैं उस ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और फिर हम, तो अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर की जो इनकम इस पूरे साल में कमाई है उसकी जो कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट ईयर में होगी। तो जो जिस ईयर के अंदर कैलकुलेशन होती है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है आफ्टर प्रीवियस ईयर, उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ईयर क्लियर है। एक प्रीवियस ईयर होता है जिस हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और हमारा जो असेसमेंट ईयर है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, वो हमारा 12 मंथ्स का होता है, बिगनिंग फ्रॉम दी 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर मैंने आपको बता दिया।
रेजिडेंशियल स्टेटस। अब देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग जो भी इनकम टैक्स लगाते हैं वो हम ऐसे ही नहीं लगाते कि किसी भी पर्सन के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं कि उसका वो कितने टाइम इंडिया के अंदर उसने स्टे किया है, या आप कह लीजिए असेसी वाज प्रेजेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर की वो इनकम है, तो उस पर्टिकुलर ईयर में जिस ईयर की वो इनकम बिलोंग करती है, उस साल में वो पर्टिकुलर पर्सन कितने टाइम इंडिया में प्रेजेंट रहा है। तो ये हम क्या करते हैं, इसके लिए नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन होती है, 182 डेज होता है के लिए, और एचयूएफ के लिए नंबर ऑफ डेज की लिमिट होती है। और जो हमारे कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए हम लोग देखते हैं कि वो जो कंपनीज है, दो चीजें देखते हैं उसमें, कि एक तो वो रजिस्टर्ड कहाँ पर है। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो वो क्या होगी, वो इंडियन कंपनी कहलाएगी। और अगर वो बाहर रजिस्टर्ड है तो फॉरेन कंपनी हो जाएगी। दूसरा हम लोग देखते हैं कि उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो कहाँ से हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक और कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बेसिकली इसके अंदर तीन कैटेगरीज होती है। एक होता है रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है रेजिडेंट तो होता है लेकिन आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, वो RNOR। और एक हमारा क्या होता है NR, मतलब नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट तो क्लियर है, जो हमारे यहाँ पे टैक्स नहीं देगा, या इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन किसी साल में रेजिडेंट था बट नेक्स्ट ईयर में नहीं था, तो उस तरह के जो लोग होते हैं वो हमारे RNOR की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जिस साल वो एक ड्यूरेशन के अंदर इंडिया में रहेंगे तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, और जो ROR है वो हमारे क्या होते हैं, वो प्योरली इंडियन रेजिडेंट होते हैं, तो उनके ऊपर जो भी इनकम उन्होंने अर्न किया उसके ऊपर इंडिया में टैक्स लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्सन का या उस कंपनी का या कोई भी लीगल एंटिटी जो है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बेस पे हम लोग टैक्स लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। देखिए टोटल हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सैलरीज सीधी सी मतलब है, हेड्स ऑफ इनकम का मतलब कि कौन कौन सी हमने क्या किया हुआ, ब्रॉड 5 कैटेगरीज बनाई हुई है जिसमें आपकी जो इनकम है वो फॉल कर सकती है। देखिए मैंने आपको बताया इनकम की डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है। बहुत सारी चीजें हैं जो इनकम के अंदर आप उनको मान सकते हो। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, टोटल 5 कैटेगरीज बनाई हुई है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरीज। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि देखिए सैलरीज में जो सैलरी पर्सन होते हैं वो उनकी जो भी इनकम होती है वो कहाँ पर फॉल करेगी, आपके सैलरी हेड में फॉल करेगी। फिर उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है, अगर वो आपका रेंटल है, जो भी उससे आपको इनकम मिल रही है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। उसके बाद PGBP, अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन अगर आप कैरी ऑन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड थर्ड कैटेगरी में आएगा। कैपिटल गेन, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया है और उससे आपको कोई प्रॉफिट अराइज हुआ है तो वो हमारा कैपिटल गेन के अंदर आता है। और फिर उसके बाद वो इनकम जो इन चारों कैटेगरी में फॉल नहीं करती वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाती है। जैसे कि जो हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, या जो FD से इंटरेस्ट मिलता है, या फिर हमें डिविडेंड रिसीव होता है, या फिर कोई हमें लॉटरी से या गैम्बलिंग से हम जो पैसे हम लोग जीतते हैं या मिलता है, वो सब हमारा इनकम। जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ये जो हमारे MPs और MLAs होते हैं, इनकी जो सैलरी है वो भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, वो सैलरीज में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाता है, तो इसलिए उनसे उनकी जो भी इनकम्स होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम क्या होता है, हमारा कुछ प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर कह लीजिए, या एक मेथड होता है। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो पांचों हेड्स है इनको लेते हैं, तो इनकी जो टोटल, इन पांचों का जो टोटल आता है उसको आप बोलते हैं GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसमें से चैप्टर 6A, ये हमारा आप लोगों ने सुना होगा 80C की डिडक्शंस होती है। तो ऐसी सेक्शन 80 में बहुत सारी डिडक्शंस है, जैसे कि 80D है, 80E है, आपका लोन से रिलेटेड है। तो बहुत सारे हमारे सेक्शन 80 के अंदर बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें हम लोगों को क्या मिलता है, डिडक्शंस मिल जाती हैं। तो उन डिडक्शंस को हम GTI में से माइनस करते हैं, और फिर उसके जो फाइनल फिगर आती है उसको आप टोटल इनकम बोलते हैं। इस टोटल इनकम के ऊपर हम क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं जो भी हमारे स्लैब रेट होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखिए क्या होता है, कुछ हमारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर जो टैक्स है वो क्या है, वो एग्जम्प्ट है। देखिए
डिडक्शन का मतलब क्या है? डिडक्शन का मतलब कोई चीज माइनस होना, इसका मतलब वो चीज एडेड होगी पहले तब फिर आती है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसी इनकम जिसको इंक्लूड ही नहीं करना है, ठीक है। इनकम इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन द कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम। तो कुछ हमारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि आपका जो फैमिली पेंशन है, या फिर अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिलता है, तो ये सब जो इनकम से ये एग्जाम की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इनकम का पार्ट नहीं मानते उनको, उनको हम क्या करते हैं, पहले ही एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और डिडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। डिडक्शन में क्या करना है, कि बाद में माइनस होता है, लेकिन जो इनकम आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है वो इंक्लूड ही नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्या हो, whose total income in a previous year exceeds maximum amount which is not liable to tax is required to, ठीक है। जिनका भी एक पर्टिकुलर लिमिट, जैसे आप लोगों ने पता होगा 2.5 लाख के ऊपर, अगर मतलब 60 से अगर लेस देन 60 अगर एज है, तो उनका 2.5 लाख जो है वो आपका वहां तक, उस लिमिट तक एग्जाम्प्ट है। उसके ऊपर अगर आपका कैलकुलेशन बैठ रही है या आपके इनकम जो है इस लिमिट को एक्सीड कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो रिटर्न है ये आपकी क्या होती है, कैटेगरी वाइज होती है। जैसे कि सपोज अगर आपका सिर्फ सैलरी इनकम है और या थोड़ा बहुत अदर सोर्स है, तो आप क्या करेंगे, आप आईटीआर नंबर 1 भरेंगे। तो इस तरह से आपकी अलग अलग आईटीआर होती है, बिजनेस वालों के लिए अलग रिटर्न होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न को देखिए कि आपके लिए कौन सी रिटर्न एप्लीकेबल है, तो उस रिटर्न में आप क्या करते हैं, अपना जो भी इनकम की जो डिटेल्स हैं उसको फर्निश करते हैं, और फिर उसके बाद आप उस रिटर्न को क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि किस कैटेगरी को कौन सी आईटीआर भरनी है। जैसे कि आपका जो कॉर्पोरेट एसएससीज होते हैं उनको क्या करना है, उनको एक फॉर्म नंबर 1 जो है वो फिल करना होता है, ठीक है। और इनकी जो ड्यू डेट होती है किसकी, कॉर्पोरेट की, वो आपकी 31 अक्टूबर होती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे अभी कोविड में थोड़ा डेट को एक्सटेंड कर दिया था, और नॉर्मल जो 31 जुलाई तक आपको क्या करना है, आपको अपनी रिटर्न्स को सबमिट करना है। और कंपनीज के केस में 31 अक्टूबर तक उनको टाइम मिल जाता है, ठीक है। और अगर बाय चांस अगर इस रिटर्न के अंदर कोई एरर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप रिवाइज रिटर्न भी फिल कर सकते हैं उस मिस्टेक को करेक्ट करके, और वो आपको 1 साल के अंदर आपको करना होता है, ठीक है। जिस असेसमेंट ईयर में भी सपोज अगर 22-23 में अगर आपने रिटर्न भरा उसमें कोई एरर हो गया है, तो आप 23-24 तक आप उसको करेक्ट करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब चीजों को वेरीफाई कौन करता है, असेसिंग ऑफिसर करता है, ठीक है। अगर असेसिंग ऑफिसर को कुछ प्रॉब्लम लगता है, कुछ स्क्रूटनी अगर आती है, तो वो क्या करते हैं, कुछ आपको कुछ इंटीमेशन भेजते हैं, सेक्शन 143(1), 143(2) और एक 143(3), ठीक है। जो भी आपके से कैटेगरी से रिलेट करता है, तो उस सेक्शन में वो आपको इंटीमेशन भेजते हैं, और अगर कोई स्क्रूटनी या कोई उनको इंक्वायरी चाहिए होती है तो वो आपसे मंगा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्सेस, देखिए क्या होता है, इसके ऊपर आपका कॉन्सेप्ट लगता है पे एज यू अर्न। जैसे कि हम लोग अप्रैल से अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पे करना भी, अभी आपने यहाँ से रिसीव करना शुरू कर दिया, अप्रैल की आपको सैलरी मिल गई, मई की मिल गई, जून की मिल गई, लेकिन रिटर्न कब भरनी है, 31 जुलाई को आपको मतलब इस लिमिट तक आपको भरनी है। लेकिन जो हमारा पे, जैसे जैसे आपको इनकम रिसीव हो रही है वैसे वैसे आप टैक्स को पे करते जाइए। कैसे, ये आपका सेक्शन 210 के अंदर है। बाय 15 जून आपको टोटल आपका जितना भी एक, इसके अंदर क्या होता है, हम एक रफ कैलकुलेशन करके रखते हैं कि सपोज 50,000 आपका टोटल टैक्स बैठेगा, तो 50,000 का 15% आपको 15 जून तक आपको सबमिट कर देना है। 15 सितंबर तक आपका टोटल टैक्स का 30% हो जाना चाहिए जमा, एडवांस टैक्स के रूप में। और 15 दिसंबर तक 60%, और 15 मार्च तक 100%, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर जो भी गैप होता है या जो भी डिफरेंस होता है, वो आप जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो उस पॉइंट पे आप बाकी का जो भी अगर एक्सेस है
तो आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर शॉर्ट है तो आपको सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ आपको टैक्स पे करके उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी दो चीजें आती हैं, एक होता है टीडीएस, एक होता है टीसीएस। ठीक है, टीडीएस में क्या होता है कि हम लोग जो इनकम दे रहा है वो क्या करता है, वो टीडीएस को डिडक्ट कर लेता है। जैसे कि एम्प्लॉयर जो होते हैं, एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं या और उसके अलावा और कोई भी इनकम दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उस पर टीडीएस काट के, सपोज अगर उस पर 10% टीडीएस कटना था तो 10% काट के, और बाकी का जो 90% होगा सिर्फ वही इनकम पे करेंगे एम्प्लॉय को। ठीक है, या और केसेस में भी आप किसी में भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब अगर सपोज आपको आपकी जो कंडीशंस हैं वो अगर फिट बैठ रही है टीडीएस काटने के लिए, तो आप क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करके एक सर्टेन परसेंटेज को डिडक्ट करके बाकी का जो बैलेंस होगा वो आप दे देंगे जिसको भी आपको इनकम पे करना, और ये जो 10% है ये आप किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर आपके कुछ सेक्शंस हैं, ये आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का सेक्शन 193 में कटता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और अदर देन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज 194A में कटता है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स 194C, ब्रोकरेज कमीशन 194H, रेंट 194I, प्रोफेशनल टेक्निकल फीस 194J, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट सेक्शन 195। तो ये आपके टीडीएस के सेक्शंस हैं, उसका टीडीएस कट जाता है, जो भी उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, पेन का आप लोगों को पता ही है कहाँ कहाँ पर आपका मैंडेटरी, जहां पर भी अगर आपकी जो इनकम है वो 50,000 से एक्सीड करती है तो वहां पर आपको पेन का कोट करना मैंडेटरी है। और उसके अलावा कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, देखिए ये क्या है आपका, अगर सपोज आप कोई भी कमोडिटी पे अगर आप उसका कोई भी, एक्सक्यूज मी मैम, एक बार अगर ऊपर वाले पैराग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। जो माइनर का मामला होगा, माइनर में पैन कार्ड किसका चलेगा और इनकम किसकी इंक्लूड होगी? जी जी सर मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर माइनर का केस होता है तो उसमें आपको क्या करना है, हैविंग नो टैक्सेबल इनकम डिजायर्स टू ओपन सच एफडी ही शैल कोड। ठीक है, तो वो अगर देखिए अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है सपोज, तो उस, ठीक है, और अगर उनमें से किसी के पास पेन नहीं है तो आपको क्या देना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 60 में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। माइनर में बस यही है कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम नहीं है तो, और वो अगर बैंक अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो उस केस में उनके जो मदर फादर या गार्जियन जो है उनका पैन कार्ड लग जाएगा, और अगर उनके पास भी पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में फॉर्म नंबर 60 आपको देना पड़ेगा। तो उसकी जगह पे मतलब गार्जियन के पैन कार्ड की जगह पे इनका ये जो फॉर्म 60, इसका मतलब मैम माइनर के मामले में ये 50,000 से अधिक ट्रांजेक्शन होता है तो फिर उसके गार्जियन का पैन कार्ड गार्जियन, लगेगा? जी गार्जियन का पैन कार्ड लगेगा, और अगर उनके पास नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 लगेगा। जी जी ठीक है। उसके बाद बस इसमें ये है, उसके बाद फिर आपका ये कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है कि देखिए अगर आप कोई भी कमोडिटी में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर, मतलब इसमें क्या क्या है आपके, सेल ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स होना चाहिए, तो उसमें आपका क्या लगेगा, सीटीटी लगेगा, और ये कितना परसेंट है, ये है आपका 0.01% ऑन सच ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये परसेंटेज आपको याद रखनी है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। सर्विस टैक्स अब खत्म हो चुका है, तो अब हमारा इसकी जगह पर क्या आ गया है, इसकी जगह पे अब जीएसटी आ गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली चेंज हुआ है तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि ये जो इनकम टैक्स जो है आपका, इनकम टैक्स आपका
डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्टली जो पर्सन इनकम कमा रहा है वही उस टैक्स को पे कर रहा है। लेकिन जो जीएसटी है वो आपका क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको सिंगल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। पहले क्या होता था, पहले स्टेट वाइज वैट अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग लगता था, और आपका एक्साइज, कस्टम और बहुत सारे आपके टैक्सेस थे, उन सबको कंबाइन करके फिर एक सिंगल टैक्स बना दिया है जिसका नाम है जीएसटी, और ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी। इसमें जो जो कीवर्ड्स है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये सिंगल टैक्स है, और किसके ऊपर है, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। ठीक है, बीच में कहीं नहीं लगेगा, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक लेके टोटल जितना भी टैक्स बैठा तो सिर्फ सिंगल टैक्स लगेगा। और इसका क्या होता है, इसका जो क्रेडिट होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। और ठीक है, और जो फाइनल कंज्यूमर होगा इस गुड्स या सर्विस का, वही इस टैक्स को बेयर करेगा। मल्टीपल टैक्स नहीं लगेंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। सपोज मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, और फिर मैंने उस पर 10 रुपए का टैक्स लगा के मैंने उसको 110 रुपए में बेचा। अब अगली बार जो नेक्स्ट पर्सन जो टैक्स लगाएगा वो 110 पे लगाएगा। सपोज उसने 20 रुपीज लगाया, तो ये 20 रुपीज किसके ऊपर लगे, जबकि 100 के ऊपर लगना चाहिए था, क्योंकि कमोडिटी तो एक्चुअल 100 रुपीज की है ना। ये जो इसके अंदर 10 रुपीज है ये तो टैक्स है, तो वो टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था, उसको कैस्केडिंग कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो ये इससे बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं, एक तो जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है वो इजी हो गए हैं। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी आ गई है टैक्स रेट्स में। पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, अच्छा इस स्टेट में टैक्स कम है तो वहां पर जाकर अपने ट्रांजेक्शन्स को करते थे, तो उससे क्या होता था, कह लीजिए ब्लैक। दूसरा, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, कि टैक्स के ऊपर टैक्स अब नहीं लगता है। उसके अलावा और क्या हुआ, कॉम्पिटेटिवनेस भी इससे इंप्रूव हुई है, और मैन्युफैक्चरर को और एक्सपोर्टर्स को गेन होता है, और सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती है, ये याद रखिएगा। एक हमारा होता है सेंट्रल जीएसटी, जो कि हमारा कहाँ पर लगता है, लेविड बाय द, जो हमारा सेंटर और जो इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर लगता है, मतलब सेम स्टेट में, तो वो आपका सीजीएसटी लगेगा। फिर उसके बाद एक आपका है जो स्टेट जीएसटी है, एसजीएसटी है या यूटी जीएसटी है, जीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, ये हमारा इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर लगेगा। ठीक, तो 3 है हमारे, सेंटर मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, फिर उसके इम्पोर्ट्स इन जीएसटी रिजाइन। जीएसटी सिस्टम के अंदर हमारे जो इम्पोर्ट्स है वो किस तरह से होते हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। इसके अंदर क्या हुआ है आपका, ये इसका आईजीएसटी एक्ट 2017 है। इसके अंदर क्या है, रेफर्स टू सप्लाई ऑफ एनी सर्विस वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इम्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो रेसिपिएंट जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी इंडिया में है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोविजन, इसके अंदर आपका क्या है कि import of service for consideration whether or not in course of the furtherance of the business shall be considered as a supply। ठीक है, कि जो import of services है उसको भी हम क्या मानेंगे, एक सप्लाई मानेंगे। इन जनरल, import of services without consideration shall not be considered as supply। लेकिन वो जो सर्विसेज है वो उसके बदले में वो क्या होना चाहिए, कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब पैसों के बदले होना चाहिए वो सर्विस, तभी आप उसको सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ठीक है, और जो भी आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आफ्टर 1 जुलाई इस पर्टिकुलर रिजाइम के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इसमें बस ये मेन मेन चीजें जो एक आपका टीडीएस के वो जो सेक्शन है वो आप देख लीजिएगा।
और इसमें थोड़ा जीएसटी का देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट जो है वो करते हैं। देखिए इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा रिटर्न्स, इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप एंड मर्जर्स एक्विजिशन, ये 4-5 चीजें हैं। देखिए ये सब चीजें ना हम लोग थोड़ा इनको डिस्कस कर चुके हैं। जो एएफबी में मैंने आपको बैंकिंग रेगुलेशन वाला एक चैप्टर बताया था ना, जिसके अंदर फाइनल अकाउंट्स था बैंकिंग कंपनी का, तो वही यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले एनुअल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, इसमें हमारा ये देखिए पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 6 में जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका पार्ट 1 शेड्यूल 6 जो है वो ये कहता है कि आपको क्या बनाना है, आपको बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट और उसका जो P&L अकाउंट है वो आपको प्रिपेयर करना है एज पर दी जो आपका जिस एक्ट में जो फॉर्मेट दिया ना, शेड्यूल्स वाला फॉर्मेट जो दिया था, नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके। फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें क्या सेक्शन 29 जो है वो ये कहता है कि आपको क्या करना है, ऑडिटर रिपोर्ट के साथ आपको जो भी हमारे अकाउंट्स है, अकाउंट्स क्या क्या, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, तो आपके फाइनल अकाउंट्स और आपकी ऑडिटर रिपोर्ट, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कहाँ पर पब्लिश करना है, जो आपका प्रिंसिपल ऑफिस है वहां का जो भी सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर है, आप फाइनल अकाउंट्स को और ऑडिटर रिपोर्ट को, और कितने टाइम के अंदर, आपको 6 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना है, उसको पब्लिश कराना है आपको, ठीक है। और पब्लिश कहाँ कराना है, प्रिंसिपल ऑफिस जो भी सबमिशन टू रिजर्व बैंक, ये भी हम लोगों ने वहां पर किया था। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आपके अकाउंट्स है, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट जो है आपका, उसको आपको आरबीआई को सबमिट कराना विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड, ये आपको करना है। फिर उसके फर्निशिंग अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट टू रजिस्ट्रार। अब देखिए सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है बैंकिंग रेगुलेशन में, तो कहता है कि भाई आपको 3 मंथ्स के अंदर आरबीआई को आपको प्रोवाइड कराना है। और क्या क्या प्रोवाइड कराना है, आपको 3 कॉपीज सबमिट करानी है, ठीक है। फाइनल अकाउंट जो आपका बैलेंस शीट P&L है उसकी, और ऑडिटर रिपोर्ट की आपको 3 कॉपीज आपको आरबीआई को सबमिट करानी है विद इन 3 मंथ्स। तो याद रखिएगा 3 कॉपीज 3 मंथ्स टू द आरबीआई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है फर्निशिंग ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट टू द रजिस्ट्रार। तो सेक्शन 220 जो है कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है कि आपको क्या करना है, सेम ये जो कॉपीज हैं इनको आपको कहाँ पर करना है, आरओसी में भी देना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी आपको अलोंग विद ऑडिटर रिपोर्ट आपको अपने बैंकिंग कंपनी के जो अकाउंट्स है उनको प्रोवाइड करना है। 32 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपको रजिस्ट्रार को 3 कॉपीज ऑफ द अकाउंट्स आपको सबमिट करनी है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट और जो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं वो, ठीक है, वो उनको। फॉरेन बैंक्स के केस में आपको क्या करना है, फॉरेन बैंक्स, अगर आपके फॉरेन बैंक्स का मतलब ऐसी बैंकिंग कंपनी जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन उनका जो ऑपरेशन है वो इंडिया में भी हो। P&L अकाउंट की कॉपी आपको किसको सबमिट करनी है, प्रिंसिपल ऑफिस में आपको डिस्प्ले करनी है, ठीक है। और दिस हैज टू बी डन नॉट लेटर देन द फर्स्ट मंडे इन अगस्त ऑफ एनी ईयर इन विच द, ठीक है, जिस साल में भी वो बिजनेस कर रहे हैं उसका जो मंडे होगा अगस्त में, तो वहां तक मतलब उस दिन तक उनको करा देनी है। ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिट एंड ऑडिटर्स। देखिए ऑडिट वाला आप लोगों को पता है, सेक्शन 30 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो इसके बारे में हमें बताता है कि जो बैंकिंग कंपनी है उसके जो अकाउंट्स है उनका हमें क्या करना है, ऑडिट करना है। और उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन जो कि क्वालिफाइड होगा, मतलब उसको वो ऐसे नहीं कि हम किसी को भी अपनी मर्जी से चूज कर लेंगे, वो जो पर्सन है वो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए अंडर एनी लॉ, और वो हमारे क्या करेगा, अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। और फिर ये नीचे कुछ पावर फंक्शन दी हुई है ऑडिटर्स के, क्या क्या होते हैं
by him were found to be satisfactory, कि भाई जो भी उसको एरर्स लगे और उसने जो हमारा जो स्टाफ है या जो अकाउंटेंट्स हैं उनसे उसने पूछा, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन उसको कंपनी के ट्रांजेक्शन्स हैं जो भी उसने नोटिस किए हैं वो आपकी सही है या नहीं, तो इस तरह की ये इसकी पावर्स होती हैं, जिसको वो अगर वो उनसे कन्विंस होता है तो ठीक है, नहीं होता तो वो उनसे और इंक्वायरी के लिए डॉक्यूमेंट्स या वेरिफिकेशन के लिए वाउचर्स वगैरह मांग सकते हैं। फिर उसके बाद एक आपका स्पेशल ऑडिट होता है जो कि अंडर सेक्शन 31B में होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। इसमें क्या होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है स्पेशल ऑडिट के लिए ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी। फिर उसके सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, जो हम लोगों को क्या करना होता है, बैंकिंग कंपनीज को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस और आरबीआई एक्ट बैंकिंग कंपनी हैज टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ इट्स लिक्विड एसेट, जितनी भी उसकी लिक्विड एसेट्स मतलब समझते हैं ना, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ऐसी जो आपको एसेट्स है उसकी आपको क्या करना है, पूरा रिटर्न्स देनी है कि आपके पास कितनी आपके पास लिक्विड एसेट्स है। फिर उसके बाद मंथली रिटर्न्स, बैंकिंग का क्या होता है, हर महीने रिटर्न्स जाती हैं जिसके अंदर उनकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको डिस्क्लोज किया जाता है। फिर उसके बाद अकाउंट्स और बैलेंस शीट, एनुअल within 3 months from the end of the period। फिर उसके रिटर्न ऑफ एसेट्स इन इंडिया, ठीक है, कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है उसकी इंडिया में क्या क्या उसकी एसेट्स है उसके के अंदर, और ये आपको कब देनी है, विद इन 30 days ऑफ द क्लोज ऑफ कैलेंडर ईयर। रिटर्न ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, इसकी आपको सारी डिटेल्स देनी है। रिटर्न बाय शेड्यूल्ड बैंक्स के द्वारा जो रिटर्न्स भरी जाती है, ये आपकी सेक्शन 42 जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स की जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन किए हैं या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उनको आपको कब तक प्रिजर्व करना है। मतलब सबका अलग अलग है, ठीक है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड का मतलब कि कब तक आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं को क्या करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रिजर्व करके रखनी है एज पर दिस एक्ट, पीएमएल एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कि जो भी हमारे रिकॉर्ड्स को हम प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसको आपको कब तक आपको कैसे मेंटेन करके रखना है। रिटर्न ऑफ पेड इंस्ट्रूमेंट्स, फिर इसके सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 35 ऑफ बीआर एक्ट, आरबीआई जो है वो क्या कर सकता है, उसके पास पावर है कि वो किसी भी बैंकिंग कंपनी का इंस्पेक्शन कर सकता है एट एनी, और आरबीआई को उस जो भी डायरेक्शन जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसके बाद क्या होगा, आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी, जो भी इंस्पेक्शन में हमें पाया गया है गलत सही जो भी है तो उसकी जो कॉपी होगी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो क्या करनी है, हैज टू बी गिवन टू द बैंकिंग कंपनी, उस पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी को आपको देनी है। उसकी जो डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स होंगे बैंकिंग कंपनी के, वो इस चीज के लिए बाउंड होंगे कि उनको क्या करना है, सारे जो भी बुक्स हैं जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट
पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कॉपी ऑफ द रिपोर्ट जो होगी इंस्पेक्शन की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाएगी इन ऑल केसेस वेयर इंस्पेक्शंस हैव बीन कंडक्ट जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर इसके स्क्रूटनी, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस, जो आरबीआई एक रेगुलर इंस्पेक्शंस के अलावा जो आरबीआई है वो क्या कर सकता है, वो स्क्रूटनी ऑफ द अफेयर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कर सकता है किसी बैंकिंग कंपनी का एनी टाइम। और उस केस में क्या होगा कि कोई भी एक या एक से ज्यादा जो ऑफिसर्स होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो इस स्क्रूटनी को कंडक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो कॉपी होगी, जो भी रिपोर्ट इसकी बनेगी, वो हमें क्या करना है, वो फिर उसके बाद बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। इस फाइनेंशियल सुपरविजन के लिए क्या होगा, एक बोर्ड बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड के अंदर क्या क्या होगा देखिए, के अकॉर्डिंग इसके अंदर बोर्ड के अंदर कौन कौन लोग होंगे, देखिए गवर्नर ऑफ द आरबीआई, चेयरमैन होंगे इस बोर्ड के, डेप्यूटी गवर्नर्स होंगे आरबीआई के, वन ऑफ द डेप्यूटी गवर्नर शैल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, एक डेप्यूटी गवर्नर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर होना चाहिए, 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर एज मेंबर्स, ठीक है। तो एक हमारे गवर्नर होंगे इसमें, और हमारे डेप्यूटी गवर्नर, फंक्शंस एंड पावर क्या होंगे इस बोर्ड के, द बोर्ड परफॉर्म्स द फंक्शन एंड एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द सुपरविजन, सुपरविजन करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे अंडर द आरबीआई एक्ट, जो भी का सुपरविजन और इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, इसमें क्या होगा, जो बोर्ड है उसकी जो मीटिंग है एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक मीटिंग जरूर होगी, 3 मेंबर्स, जिसमें से कि चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन जो है वो होने चाहिए एटलीस्ट। और एग्जीक्यूटिव कमेटी, बोर्ड के पास ये पावर है कि वो एक सब कमेटी भी सब कमेटीज बना सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वाइस चेयरमैन और उसके अलावा ऑनर में कॉन्स्टिट्यूट, ये एक एडवाइजरी काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये बोर्ड जो है, किस चीज के लिए, एडवाइजर्स के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि भाई वो बोर्ड को एडवाइस कर सके रिलेटेड मैटर्स में। इस काउंसिल के अंदर विल हैव नॉट लेस देन 5 मेंबर्स, ठीक है। और वो 5 मेंबर आपका आता है एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग। देखिए अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर मतलब आप समझ लीजिए कि ब्रॉड एक टर्म हो गया, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज भी आ सकती हैं, अंडरटेकिंग मतलब एक ब्रॉड कंपनी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग, और अंडरटेकिंग का मीन्स होगा यहाँ पर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें हमें ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो वो सेक्शन 36 AF के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, कोई भी स्कीम बना सकती है किसी भी बैंक को एक्वायर करने के लिए, और ये आरबीआई की कंसल्टेशन से होगा ऑब्वियसली। एक्वायर किया जाएगा
उसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको क्या दिया जाएगा, हैव अ राइट टू गेट कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 36 AG ऑफ BR एक्ट, द अमाउंट नेक्स्ट अमलगमेशन। देखिए एक्वायरिंग का मतलब कि गवर्नमेंट ने किसी बैंक को एक्वायर कर लिया या आप समझ लीजिए परचेज कर लिया, लेकिन अमलगमेशन में क्या होगा कि जहां पर दो या दो से ज्यादा जो बैंक है वो आपस में कंबाइंड हो गए या अमलगमेट हो गए, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर आता है वॉलंटरी अमलगमेशन। इसमें क्या होता है, एक बैंकिंग कंपनी जो है मे बी अमलगमेटेड विद अनदर बैंकिंग अंडर सेक्शन 44A ऑफ BR एक्ट। फॉर दिस पर्पस इसके लिए क्या होगा, एक स्कीम जो है वो बनाई जाएगी जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होगी रिलेटेड विद दैट अमलगमेशन। और ठीक है, और ये क्या होगा, जो उसके उन दोनों बैंकिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके सामने इनको रखा जाएगा अलग अलग, और फिर उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। और अगर ये जो रेजोल्यूशन है ये पास होता है बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग 2/3, मतलब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इसको पास करने के लिए, तो फिर उन बैंक्स को या उन बैंकिंग कंपनी को हम क्या मानेंगे, वॉलंटरी अमलगमेशन, क्योंकि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अग्री किया इस चीज के लिए। नेक्स्ट आपका अमलगमेशन बाय गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि हमें क्या करना है, दो बैंकिंग कंपनीज को अमलगमेट करना है, मर्ज या आप कह लीजिए कंबाइन करना है अंडर सेक्शन 396 ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर उसके बाद RBI होता है। RBI is authorized under section 45 of the Banking Regulation Act to apply central government for an order, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्लाई करे कि आप एक ऑर्डर ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन को कंसीडर करती है तो वो क्या कर सकती है, वो उस ऑर्डर को पास कर सकती है, ठीक है। तो हमारे टोटल अच्छा एक और है, स्कीम ऑफ अमलगमेशन भी है। देखिए स्कीम ऑफ अमलगमेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉरेटोरियम जो RBI है वो क्या कर सकता है, वो स्कीम प्रिपेयर करेगा ईदर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनी, की उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, और या फिर उसको अमलगमेट किया जाए एक अदर बैंकिंग कंपनी के साथ, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो जाएगा कि उसी बैंकिंग कंपनी को रिवाइव करना। लेकिन अगर अमलगमेशन की बात करेंगे, अमलगमेशन में क्या होगा, उसको दूसरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से उसको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके सैंक्शन ऑफ द स्कीम बाय गवर्नमेंट, इसमें देख लीजिए, अ कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ स्कीम प्रिपेयर्ड बाय द RBI हैज टू बी सेंट टू द गवर्नमेंट एंड आल्सो टू द बैंकिंग कंपनी, की आपको क्या करना है ना, गवर्नमेंट उस एक मिनट, ठीक है। RBI जो है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को भेजेगा और बैंकिंग कंपनी को भेजेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सैंक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सैंक्शन अगर करते हैं इस स्कीम को तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइंडिंग हो जाएगी बैंकिंग कंपनी के ऊपर कि उनको मानना ही मानना है, क्या रूल्स है। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एंड वाइंडिंग अप, a banking company which is temporarily unable to meet its obligation may apply to the High Court under section 37 of the bank, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 37 में। तो वो जो स्टे है उसकी जो टाइम लिमिट है एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, और ये जो टाइम पीरियड है आपका, टोटल पीरियड ऑफ सच मॉरेटोरियम शेल नॉट बी एक्सीड 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ से ज्यादा पूरे ड्यूरेशन में उस बैंकिंग कंपनी के अफेयर्स को देखकर तो वो क्या कर सकते हैं, बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, इट मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी।
तो वो क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं बैंकिंग कंपनी को बंद करने के लिए। ठीक है, और जो हाई कोर्ट है वो अगर चाहे तो के लिए सेक्शन 38 में अगर वो जो बैंकिंग कंपनी वो अगर अपने डेट्स को पे नहीं कर पाई तो, और या फिर एन एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप हैज बीन मेड बाय दी, अगर रिजर्व बैंक ने अंडर सेक्शन 37 उसमें एप्लीकेशन की है कि इस बैंक को बंद कर दिया जाए। ठीक है, और कुछ केसेस में जो आरबीआई है वो आप क्या होगा, बाउंड टू मेक एन एप्लीकेशन होगा वाइंडिंग अप के लिए अंडर सेक्शन 38। ठीक है, कुछ केसेस में क्या है, कुछ केसेस में इट इज ओपन टू द आरबीआई टू अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इन सर्टेन अदर केसेस, जैसे कि जहां पर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया गया सेक्शन 11 की, जैसे मिनिमम पेड अप कैपिटल। ठीक है, या फिर ठीक है, अगर मतलब इस तरह की कंडीशंस है, अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो जो बैंक है जो आरबीआई है वो क्या कर सकते हैं, वो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर सेक्शन 38A जो है आपका बीआर एक्ट का, उन एसेट्स को सेल करके जो भी लाइबिलिटीज होंगी उनको पे करने का जो काम है वो लिक्विडेटर के द्वारा किया जाता है। तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो सेक्शन 38A के अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अटैच टू द रिस्पेक्टिव जो भी उस हाई कोर्ट से के आसपास वो होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको बस इतना आप देख लीजिए कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना है। ठीक है, दूसरा रिजर्व बैंक एज लिक्विडेटर, कुछ जगह पे ऐसे भी प्रोविजंस है फॉर एन ऑफिशियल लिक्विडेटर एज अबव, इफ आरबीआई applies to the court under section 39 of the act, the RBI, state bank or other bank notified by the central government in this behalf or any individual stated in the application may be appointed as official liquidator। वैसे तो official liquidator central government decide करेंगे, लेकिन कुछ केसेस में सेक्शन 39 के अंदर क्या है कि तो इसके प्रेफरेंशियल पेमेंट्स देखिए, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में क्या होता है कि जब बैंकिंग कंपनी को बंद किया जाता है तो पहले जो पेमेंट्स है वो प्रेफरेंशियल पेमेंट, वही बात कर रहे हैं कि वाइंडिंग अप प्रोसीजर में क्या होता है, जो लिक्विडेटर होता है बैंकिंग कंपनी का उसको कुछ प्रेफरेंशियल पेमेंट्स करनी होती है सेक्शन 43A के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे क्लेम्स होते हैं जैसे कि आपका वो बैंक्स के अकॉर्डिंग वो आपके कुछ और डेटर्स होते हैं, तो वो सब कैटेगरीज क्या होंगी, वो प्रेफरेंशियल पेमेंट्स के अंदर आएंगी। तो पहले उनको पेमेंट करना है, फिर अगर कुछ बच गया तो तब आपको उनको पे करना है। फिर लास्ट आपका वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में क्या होता है कि जब जो बैंकिंग कंपनी है वो खुद से ही हाई कोर्ट में जाए और बोले कि भाई हम अपने बैंकिंग कंपनी को बंद करना चाहते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं आरबीआई के या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, तो उनको क्या उनके ऊपर क्या होता है, कुछ फाइन्स या कुछ पेनल्टीज लगते हैं। जैसे कि देखिए, पेनल्टीज अंडर द आरबीआई एक्ट, Chapter 5 of RBI deals with the penalty for violation of the act. Banking companies have to make applications and furnish return statements. तो क्या करना होता है, बैंकिंग कंपनीज को एप्लीकेशंस बनानी होती है, रिटर्न भरनी होती है। तो अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, तो उनके ऊपर फाइन लगता है और पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट भी है अप टू अ पीरियड ऑफ 3 years, और फाइन भी।
रिड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उस केस में जो फाइन है वो है अप टू 2000 फॉर ईच ऑफेंस। और अगर उसके बाद भी ये जो ऑफेंस है वो कंटिन्यू होता रहा तो भी अगर वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो 100 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगती है। पेनल्टीज अंडर बीआर एक्ट, अभी हमने जो पढ़ा वो आरबीआई वाला था। बीआर एक्ट के अंदर क्या है, इसमें ये है कि अगर आपकी पेनल्टीज हैं अंडर सेक्शन 46 में, सपोज अगर कोई विलफुल डिफॉल्ट है या विलफुल कोई आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिखाया है वो आपका अप टू 2000 ही है। और फेलियर टू आंसर एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द बिजनेस, तो उस वो भी आपका पनिशेबल है कि अगर आपसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ और नहीं बता पाए तो वो दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। और अगर आप ये जो ऑफेंस है उसका कंटिन्यूएशन होगा तो वही जो पेनल्टी है ना वो दोनों में सेम ही है, बीआर एक्ट में भी और आपके। ठीक है, तो ये हमारा ये ऊपर ऊपर से हमने इस चैप्टर को कर लिया है। सिर्फ इसमें जो कुछ आपके जो मेन मेन सेक्शंस हैं उनको आप देख लीजिएगा कि किस सेक्शन के अंदर ऑडिट होता है, किस सेक्शन के अंदर आपको पब्लिश करना है, तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्लास एंड करते हैं।